हेलो दोस्तों। तो जिस तरीके से जो लोग ये कहते हैं कि एकता में दम नहीं होता, वो आज पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए चिंतित है कि भारत में एकता अभी भी बरकरार है और हमेशा भारत की एकता बनी रहेगी। आप देखिए हमारे द पब्लिक प्रॉब्लम्स न्यूज़ चैनल पे रविश कुमार के साथ, और रविश कुमार ऑफिशियल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल द पब्लिक प्रॉब्लम्स न्यूज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। नमस्कार, मैं रविश कुमार। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज 9 मई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है भारत की सांप्रदायिक एकता। जिस तरह से इस वक्त भारत एकजुट खड़ा है, तमाम धर्मों के लोग सरकार के साथ खड़े हैं, वो भारत के लिए एक बड़ी ताकत बनकर उभर कर सामने आ रहा है। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जोर दिया है। इसका मतलब क्या है? पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नागरिकों ने जिस तरह से सांप्रदायिक मंसूबों को नकारा, आतंकवादियों के और पाकिस्तान के पहलगाम हमले से यहां हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाएंगे, भारत में अराजकता छा जाएगी, वो सब यहां की जनता ने नाकाम किया। और 9 मई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पर जोर दिया कि पाकिस्तान कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन हमारी सांप्रदायिक एकता जो है, इस वक्त जो एकजुटता है, वो पाकिस्तान के लिए चुनौती बन गई है। लगातार आप इन बातों पर गौर कीजिए, इनका क्या महत्व है। तमाम हथियारों, चौकसी के बावजूद यह भी एक भारत की ताकत बन गया है। इसे समझने की जरूरत है कि हमारी एकजुटता, और इस एकजुटता में जिस तरह से धर्म के आधार पर हमने हिंदू और मुसलमान की पहचान को निकालकर किनारे कर दिया है और भारतीय पहचान को आगे किया है, वो इस वक्त संकट की घड़ी में एक ताकत बन गया है। और पाकिस्तान उस दीवार को भेदने की बार बार कोशिश कर रहा है और नाकाम हो जा रहा है। अपनी इस कोशिश में पाकिस्तान ने इस तरह के भी आरोप लगाए हैं कि पुंछ में जो सेंट्रल गुरुद्वारा है उस पर जो हमला हुआ वो भारत ने कराए हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि इस तरह की बेतुकी और हास्यास्पद बातें पाकिस्तान ही गढ़ सकता है, सोच सकता है। सिर्फ यही नहीं, ननकाना साहिब को लेकर भी पाकिस्तान ये धारणा फैला रहा है कि भारत ही हमला करने की कोशिश करेगा। इस पूरी बात में जो केंद्रीय बात है वो क्या है? वो यही है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो हिंदू बनाम मुसलमान नहीं कर सका वो भारत बनाम सिख कर दे। उसे सिख समुदाय की ताकत और एकजुटता पर भरोसा नहीं, शायद उसे अंदाजा नहीं कि हम सब कितने घुले मिले हुए हैं आपस में। तो पाकिस्तान इसकी कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में विक्रम मिस्री ने बताया कि नाकाम हो रहा है और वो झूठ फैला रहा है। वो अपने आप को एक तरह से इस पेश कर रहा है जैसे वो कोशिश कर रहा है कि कहीं से कोई चिंगारी भड़क जाए जिससे हमारी एकजुटता बिखर जाए, और वो बिखर नहीं पा रही है। एक चुनौती बन गई है पाकिस्तान के लिए। This disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. इसी संदर्भ में विक्रम मिस्री ने एक बहुत बड़ी बात बताई।
जिस पर अलग से नोट करने की ज़रूरत है। रक्षा के विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि क्यों इसे अलग से पेश किया गया और इसका मकसद क्या हो सकता है। इस पर दूर तक सोचना चाहिए, मैं उन अटकलों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हमले में पुंछ में एक क्राइस्ट स्कूल पर भी हमला हुआ, उस पर शेल गिरा और क्राइस्ट स्कूल के 2 छात्रों की मौत हुई, जिनके बारे में हमने आपको बताया था। एक की उम्र 14 वर्ष है और एक की 12 साल है। तो एक तरह से ये जो कार्मेलाइट्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट कांग्रीगेशन की तरफ से ये स्कूल चलाए जा रहे थे, इन पर हमला हुआ है। तो इस घटना का असर व्यापक होगा, क्योंकि ये अब हिंदू मुसलमान करने के बाद वो सिख बनाम भारत, सिख बनाम हिंदू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निशाना चर्च को भी बना रहा है, भारत बता रहा है। और यह भी विक्रम मिश्री ने बताया कि एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट ऑफ नन्स पर भी हमला करने की कोशिश की गई है, उसकी इमारत पर। In the early morning of 7th May, a shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Puj. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. तो एक तरह से पाकिस्तान इस तरह से अपनी जाल बिछा रहा है कि कभी चर्च, तो कभी मंदिर, तो कभी गुरुद्वारा, तो कभी हिंदू, तो कभी मुसलमान, इन सब बातों में हम सब उलझ जाएं। लेकिन ये चुनौती के इन दिनों में, राष्ट्रीय संकट के इन दिनों में सारे लोग इस तरह से एकजुट हो गए हैं कि अंदाजा भी नहीं मिलता कि पिछले 11 वर्षों से गोदी मीडिया, आईटी सेल वगैरह वगैरह इतनी कोशिशें कर रहे थे, कितनी घटनाएं हो रही थी। लोग मस्जिदों के सामने जाकर डीजे बजा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन सबकी बुद्धि अपने सही जगह पर लौट आई है कि पहले अब भारतीय बनते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, और वो सब गायब हो गया। इसकी कोशिश करने वाले लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और अब सरकार भी कह रही है कि यह हमारी बड़ी ताकत है और पाकिस्तान के लिए चुनौती बन गई है ये एकजुटता। ये कितनी सुंदर बात है। इसका मतलब है कि इस एकजुटता के भरोसे हम आने वाली चुनौतियों का भी अच्छे से सामना कर लेंगे और जो कुछ भी होगा देश के सामने उसका मुकाबला करेंगे। तो इन बातों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया, हम अपने विश्लेषण के जरिए, सीमित विश्लेषण के जरिए रेखांकित करना चाहते हैं। अब आते हैं उन बातों पर जो गोदी मीडिया 8 मई की रात से रिपोर्ट कर रहा है। अनाप शनाप बक रहा है। कराची बंदरगाह तबाह हो गया, आधा पाकिस्तान साफ हो गया और पाकिस्तान के 5 शहर साफ हो गए। कोई कह रहा है पाकिस्तान के 26 शहर साफ हो गए। इस तरह की बेबुनियाद बातें गोदी मीडिया चला रहा है। उनके एंकर किस तरह से स्क्रीन पर कूद रहे हैं। अगर आप होश में हैं और टीवी देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए ये हालत देखकर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें सेना की जो अधिकारी हैं, व्योमिका सिंह विंग कमांडर और सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं, उनकी भाषा देखिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की भाषा देखिए, कितनी अलग और संयमित है। और इन न्यूज एंकरों को देखिए, इससे लगता है कि इन्हें ना बोलने की कभी ट्रेनिंग दी गई,
ना इन्हें शालीनता से मतलब है, ना इन्हें सच से मतलब है। हमला किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, उसकी आड़ में ये माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अनाप शनाप बक रहे हैं, इतना ज्यादा बके जा रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने उनसे बहुत बड़ी दूरी बना ली है। एक भी उनके दावे पर सरकार ने किसी भी तरह से कमेंट नहीं किया, इशारा भी नहीं दिया जिससे आप अनुमान लगा सकें कि 8 मई की रात से और पूरे दिन 9 मई के गोदी मीडिया जिस तरह की बातें कह रहा है उसमें सच्चाई के कुछ अंश हो सकते हैं। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें इसकी कोई भनक नहीं मिली। ना किसी पत्रकार ने गोदी मीडिया के किए जा रहे दावों को लेकर सरकार से पूछा, क्योंकि जो विदेश मंत्रालय को कवर करते हैं उन्हें पता है कि इस तरह की बकवास पर अगर वो सवाल लेने लगे, पूछने लग जाएं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय चला जाएगा। हालांकि इस तरह के सवाल भी पूछे जाने चाहिए थे कि ये गोदी मीडिया इस तरह के जो बकवास कर रहा है उसकी क्या सच्चाई है। बहुत बड़ा नुकसान ये एंकर और ये चैनलों के मालिक देश का कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत पूरी तरह से आज इस तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी पर जोर दे रहा है कि वह युद्ध को उकसाने वाला देश नहीं है। जब उस पर पाकिस्तान उकसा रहा है उसकी तरफ से, तो भारत अपनी आत्मरक्षा में सिर्फ जवाब दे रहा है। भारत ने इस बात को भी रेखांकित किया कि पाकिस्तान अपनी हवाई सीमा में, वायु सीमा में नागरिक विमानों को उड़ने दे रहा है, जबकि भारत ने बंद कर दिया है क्योंकि हालात तनावपूर्ण हैं। इस तरह की मिसाइलें उड़ रही हैं जिससे नागरिक विमान निशाने पर आ सकते हैं, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के नागरिक विमानों को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो इस तरह का आचरण भारत का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर जो बातें कही गई हैं वही मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि भारत जोर दे रहा है कि तमाम तरह के उकसावों के बाद भी हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। आतंकी ठिकाने पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद पाकिस्तान जो हमला कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमले के स्केल के बारे में बताया गया बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बताया गया। लेकिन इस वक्त की जिम्मेदारी यह बताई जा रही है कि आप अटकलें ना करें। और सही बात है, हम YouTube चलाते हैं और हम विदेश मंत्रालय के अफसरों से तो मिलते नहीं, सैनिक रक्षा मंत्रालय के अफसरों से तो मिलते नहीं, तो इसलिए ऑफ रिकॉर्ड भी हमारे पास जानकारी नहीं होती। इसलिए हम जैसे लोगों को भी थोड़ा संवेदनशील और सतर्क होना चाहिए कि हम अपनी अटकलों में गोदी मीडिया में चल रहे विश्लेषणों को शामिल ना कर लें गलती से भी।
अगर उनके विश्लेषणों के आधार पर हम अटकलें लगाने लग जाएं, विश्लेषण करने लग जाएं, तो उनकी सारी गलतियां हमारे आटे में भी मिल जाएंगी। तो हम जो रोटी बनाएंगे उसका स्वाद और गोदी मीडिया जो रोटी बना रहा है उसका स्वाद एक ही जैसा होगा। तो हम ऐसा क्यों होने देंगे और क्यों करेंगे, वही जाने। उन्हें अगर शर्म नहीं आती है तो ना आए, लेकिन देश को पता चलना चाहिए कि गोदी मीडिया इस राष्ट्रीय संकट के वक्त क्या कर रहा है। इतने बड़े बड़े एंकर दावे कर रहे हैं, उछल रहे हैं, जैसे लग रहा है इन्हीं के भरोसे हम सब हैं, हमारी रक्षा है, हमारी सुरक्षा है। और इन्होंने जो भी दावे किए, घंटियां बजाई, उन सब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं कहा गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मात्र 5 से 6 मिनट का अपना वक्तव्य पढ़ा। उससे जो चिंता की बात नजर आई कि पाकिस्तान बड़े स्तर पर उकसा रहा है। आपको एक पंक्ति में कहा जाए कि पाकिस्तान उकसा रहा है, हमला कर रहा है, लेकिन जब आपको यह बताया जाए कि पाकिस्तान जो है वो लगभग 36 स्थानों पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और नियंत्रण रेखा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। इसका मतलब है कि लड़ाई ड्रोन के जरिए मुख्य रूप से हो रही है और पाकिस्तान बड़े स्तर पर उसके पास हो सकता है कि ड्रोन हो। ये कैसे आया, किसने दिया, ये सब जो हथियारों के विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि पाकिस्तान के पास तुर्की का असिस गार्ड जो है उसका सोंगर ड्रोन है और ये एक तरह से काफ़ी सशक्त ड्रोन माना जाता है। जो मैं सरसरी तौर पर गूगल में सर्च कर रहा था उससे पता चला कि 1-1.5 साल पहले ही इसका परीक्षण किया गया था और पाकिस्तान के पास टर्की का ये ड्रोन है। अब पाकिस्तान ने खरीदा है या टर्की ने दिया है, यह जानने का विषय है और इस पर ज़रूर भारत सरकार चिंतित होगी या कोई पत्रकार पूछेगा तो स्पष्टीकरण आएगा। लेकिन ये जानना चाहिए कि उस टर्की के ड्रोन को भारत ने बठिंडा सैन्य स्टेशन पर पकड़ा है और निष्क्रिय किया है और सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था और कई जगहों के नाम भी उन्होंने बताए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह भी नहीं कहा गया कि भारत पाकिस्तान में घुस गया है, आधा घुस गया है, यहां घुस गया है, वहां घुस गया है।
तो गोदी मीडिया जो आप देख रहे हैं घंटों बैठ बैठ कर कि यहाँ पर तनाव से संबंधित, टकराव से संबंधित या युद्ध की आशंका से संबंधित कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी, ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप कर्नल सोफिया कुरैशी का ये संबोधन सुन लें और पूरा सुनें, और आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की स्थिति में जब टकराव होता है तो कितना संक्षिप्त रूप से जानकारियां कितनी संक्षिप्त हो जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो सरकार कह रही है स्टेनोग्राफर की तरफ आप वही छाप दें। हम ये कह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त जो आपके पास जानकारी है, अगर आपको उस पर भरोसा है तो उसे विश्वसनीय तरीके से पेश कीजिए, जिम्मेदारी से, पत्रकारिता कायदे के हिसाब से पेश कीजिए, जिससे लगे कि हाँ, एक पत्रकार, एक चैनल का संपादक, एक एंकर जो रक्षा विभाग के अफसरों से मिलता जुलता है, सेना के अफसरों से बातें कर रहा है। हमसे तो कोई बात करता नहीं, तो हम तो नहीं दावा करते हैं। इसीलिए नहीं दावा करते कि हमारी जानकारी वहां नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड भी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है। तो जो बाद में जानकारियां आती है, देख रहा हूं उन तथ्यों को मिलाकर जो मीडिया में कहा जा रहा है, उसका विश्लेषण पेश करता हूं। तो मुझे अपनी हदें मालूम हैं कि इस वक्त अगर मैं चैनल में कहीं रहता, मेरे इस तरह के संपर्क होते, तो जरूर सरकार जो कह रही है उससे अतिरिक्त बातें भी बताने का प्रयास करता, मगर बिल्कुल पेशेवर तरीके से। इस तरह से नहीं कि कुछ भी हम दावा कर दें कि कराची में घुस गया है भारत, लाहौर से निकल गया है, आगे इस्लामाबाद पार कर गया है और लग रहा है कि गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। इस तरह की बातें करने से अपने ही देश का मजाक उड़ता है। और इस वक्त गोदी मीडिया कर रहा है। चिंता की बात यह है कि वायर जैसी वेबसाइट पर रोक लगा दी जाती है, उसे रोका गया है, वायर ने इसकी निंदा की है, मगर इन चैनलों पर किसी भी प्रकार का लगाम नहीं लगाया जा रहा है। ये गलतियां पर गलतियां कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ एडवाइजरी जारी की जाती है, इनका नाम तक नहीं लिया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है जो नागरिकों को सरकार की तरफ देखते हुए पूछना चाहिए कि ये चैनल किसके दम पर, किसके बूते पर लगातार अनाप शनाप झूठ फैलाए जा रहे हैं, जिससे जनता में अफरा तफरी की स्थिति बनती जा रही है। बेचैन हो रहे हैं लोग कि सही क्या है। वो किसी भी चैनल पर जा रहे हैं, एक चैनल कह रहा है 5 शहर में घुस गए, एक चैनल कह रहा है 25 शहर में घुस गए। तो ये अंतर कहां से आ रहा है? 5 और 25, कोई तो हिसाब होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी का आपने ये वक्तव्य सुना और विदेश सचिव विक्रम मिस्री का वक्तव्य आपने सुना, जिन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हमारी एकजुटता पाकिस्तान के लिए चुनौती बन गई है। तो एक बने रहिए, इसी से आधा नहीं पूरा काम हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।